हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए घटना चक्र करंट अफेयर्स को जो है कवर किया जा रहा है, जो कि 1 साल का वार्षिकांक का करंट अफेयर्स है, जो कि आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है। तो आपको कम से कम जो है पढ़ना जो है वो 5 अगस्त तक बिल्कुल अपडेट कर देना है। तो इस मैगजीन में जो कवर किया गया है वो 20 से 25 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये ज़्यादा मोटी मैगजीन भी नहीं है कि 100-200 पेज की हो, सिर्फ और सिर्फ 60 से 65 पेज की मैगजीन है, जो कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है कवर किया गया है, स्पेशली पेट के लिए पब्लिश की ही गई है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि पीटी के लिए आप लोग जो है करंट अफेयर्स, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही आने हैं और 10 नंबर के होंगे, तो जो प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशली फॉर पेट एग्ज़ाम, जिसमें कि घटना सार के भी 2 वीडियो इंक्लूड किए गए हैं, जो कि एक है अद्यतन सार संग्रह, उसको आप कवर कर लीजिए। एक यूपी स्पेशल का है घटना सार का, उसको कवर कर लीजिए। बाकी आप ये घटना सार वाली जो घटना चक्र वाली जो एक करंट अफेयर्स की मैगजीन चल रही है, इसको आप कवर कर लीजिए। बस इतना ही आपको करना है। साथ ही जो 800 MCQs की PDF प्रोवाइड की गई ड्यूटेरिया की, उसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्त। बस इतना ही जो है आपको 10 नंबर के लिए करना है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको इधर उधर भागना भी नहीं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो आप जितनी 800 MCQs की प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ ही इस मैगज़ीन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बस इतना ही आपको करना है, क्योंकि ज़्यादा आप फैलेंगे तो हो भी नहीं पाएगा कंप्लीट, और इधर उधर भागते ही रहेंगे। अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है करंट अफेयर्स में, तो इतना कर लेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटा को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आज की इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं दूसरे लेक्चर में, वो है विधिक परिदृश्य। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान किया गया है, 74%। यह पॉइंट आप बजट कवर किए होंगे, तो यूनियन बजट में भी देखने को मिला होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 2 डॉक्टरों की सलाह पर इस अवधि तक के गर्भ का जो समापन किया जा सकता है वह 20 से 24 सप्ताह के बीच का। गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 को कब से लागू किया गया है, तो यह 25 मार्च 2021 को लागू हुआ। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 राज्यसभा में 24 फरवरी को और विधान परिषद में 25 फरवरी को जो है पास किया गया। इस विधेयक के अनुसार धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों को धर्म परिवर्तन की पूर्व सूचना देनी होगी। किसको? जिला अधिकारी को। जिला अधिकारी को जो सूचना दी जाएगी वो प्रस्तावित धर्म की घोषणा के संदर्भ में। जिला अधिकारी को जो सूचना देनी है धर्म परिवर्तन करने के मामले में 60 दिन पहले और कराने वाले के मामले में 30 दिन पहले जो है पूर्व सूचना डीएम को देनी होगी। इस विधेयक के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन करने वाले के लिए दंड का जो प्रावधान किया गया है वो 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक का कारावास का है। साथ ही जुर्माना 10,000 रुपये न्यूनतम है। ठीक है, इस विधेयक के अधीन उक्त प्रक्रिया के उल्लंघन पर धर्म परिवर्तन कराने वाले के लिए दंड का प्रावधान है 1 से 5 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 25,000 रुपये। विधेयक के अनुसार अवयस्क स्त्री या SC/ST व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने पर दंड का प्रावधान है कितना? 3 से 10 वर्ष तक का कारावास है एवं 25,000 रुपये या उससे अधिक के जुर्माने का, यानी मिनिमम 25,000 रुपये। इस विधेयक के अधीन सभी अपराध जो होंगे वो संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध होंगे और जमानत भी नहीं, अजमानतीय। ठीक है, विधेयक के प्रावधानों के पुनः उल्लंघन पर
दंड जो होगा वह दोगुना हो जाएगा। मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति को जो मंजूरी प्राप्त हुई वह 11 मार्च 2021 को। अधिनियम द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की अनुसूची से निर्सित किया गया है। किसको? 8वीं अनुसूची को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश 2021 कब लागू हुआ? 13 अप्रैल 2021 को। अध्यादेश द्वारा आयोग का गठन जो किया गया है वह वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान, पहचान, समाधान और बेहतर समन्वय हेतु। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इन प्रदेशों से होंगे। किन किन प्रदेशों से? तो जो आयोग का गठन किया गया है वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के अनुसंधान, पहचान, समाधान और बेहतर समन्वय हेतु, उनमें जो राज्य के अध्यक्ष होंगे, सदस्य जो शामिल किए गए हैं आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे इन प्रदेशों से, यानी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, अपने उत्तर प्रदेश भी है और राजस्थान। तो कितने स्टेट हैं? 5 स्टेट हैं। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो EM कुट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है कराधान और अन्य विधियां कतिपय उपबंधों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति जो प्राप्त हुई है 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रभावी कब से माना जाएगा? 31 मार्च 2020 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में दिया गया है। ठीक है, पास जो सहमति जो प्राप्त हुई है 29 सितंबर को, लेकिन ये लागू कब से माना जाएगा? प्रभावी 31 मार्च 2020 से। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस कोष में योगदान करने वाले व्यक्ति को अपनी कर योग्य आय के 100% के बराबर छूट की सुविधा मिलेगी। PM केयर्स फंड। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पर राष्ट्रपति की जो सहमति प्राप्त हुई है 29 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम जो लागू हुआ है वो धारा 4 को छोड़कर 26 जून 2020 से लागू हुआ है और इस संशोधित अधिनियम की धारा जो लागू हुई है 4 व 29 जून 2020 से। साथ ही ये जो अधिनियम है वो प्रस्थापित किसको करता है? तो जो पुराना अधिनियम रहा बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 में। संविधान के अंतर्गत बैंकिंग जो विषय है वह किसका विषय है? तो याद रखना है यूनियन। ठीक है, यूनियन लिस्ट में आता है, संघ सूची का विषय है, न कि राज्य या कनकरेंट। बैंकिंग संविधान के अंतर्गत सहकारी समितियों का निगमीकरण, विनियमन और समापन विषय हैं। किसकी? राज्य सूची के। तो जो सहकारी समितियों का निगमीकरण हो या विनियमन और समापन, ये जो सभी सब्जेक्ट हैं वह स्टेट के सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची के विषय हैं। साथ ही बैंकिंग किसका विषय है? तो बैंकिंग है यूनियन का, संघ सूची का। नेक्स्ट पॉइंट है महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की 28 सितंबर 2020 को। इस संशोधन अधिनियम द्वारा महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को प्रस्तावित किया गया जो लागू हुआ है 22 अप्रैल 2020 से। यह जो संशोधन है वो अधिनियम महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रावधान किसका करता है? सुरक्षा का। अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को संज्ञेय और अजमानती अपराध बनाया गया है। यह अधिनियम स्वास्थ्य कर्मियों या उनकी संपत्ति को सामान्य रूप से क्षति पहुंचाने या ऐसे कृत्य के दुष्प्रेरण पर दंड की जो व्यवस्था की गई है वह 3 माह से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक जुर्माना का जो है दंड का प्रावधान किया गया है। तो याद रखना है, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि जो महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 लाया गया है इसके तहत 2 दंड की व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। 3 माह से
3 माह मिनिमम है, मैक्सिमम 5 वर्ष की सज़ा होनी चाहिए। वहीं पर जुर्माने की अगर बात की जाए तो मिनिमम 50,000 रुपये है और मैक्सिमम 2 लाख रुपये। इस अधिनियम के अधीन स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध गंभीर क्षतिकारित करने हेतु हिंसक कार्य जो दंडनीय है 6 माह से लेकर के 7 वर्ष तक कारावास हो सकता है। वहीं पर जुर्माना जो अमाउंट है वह 1 लाख रुपये से 5 लाख तक के जुर्माने। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति द्वारा 28 सितंबर 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विज्ञान के साथ पढ़ाया जाएगा कौन कौन से विषय हैं तो व्यवहारिक विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान तथा अन्य संबंधित विषय इस फोरेंसिक जो विज्ञान विश्वविद्यालय इसमें पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा 28 सितंबर 2020 को सहमति प्राप्त की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक। इसके संबंध में तथ्य है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 की धारा 4 के अधीन इस राज्य में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो वह है गुजरात राज्य की रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को। किसको? गुजरात का होगा यह राज्य की रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। और यह विश्वविद्यालय कहाँ होगा तो गांधीनगर गुजरात में इसका मुख्यालय होगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की अधिकारिता जो होगी वह संपूर्ण भारत पर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा जो स्वीकृति प्राप्त हुई है 28 सितंबर 2020 को। इसमें जो संशोधन किया गया है वह कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 जो है वो 14 में आया था। ठीक है, उसके पहले जो कंपनी अधिनियम था वह 1956 था, उसी को प्रतिस्थापित करके नया कंपनी अधिनियम आया था, कंपनीज एक्ट 2013। व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी? 28 सितंबर 2020 को। देखिए एग्जाम में जो इस कंपनी से क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि हाल ही में हुआ कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति जो प्रदान की गई है कंपनीज एक्ट कब का है तो वर्ष 2013 का। व्यावसायिक सुरक्षा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बहुत सारे एक्ट हैं, तो ये है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब प्रदान की है तो 28 सितंबर 2020 को। संहिता इनके बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है, किनके बीच तो यह जो संहिता है वो श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब प्रदान की है 28 सितंबर 2020 को। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इन कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। तो कौन कौन से कानून हैं जिनको प्रतिस्थापित किया गया है यानी उनकी जगह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को स्वीकृति यानी एक्ट बनाया गया है। तो यह EPF अधिनियम है 1952 का, साथ ही मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है। इसी के साथ 9 और कानून हैं, उनको जो है मर्ज करके एक नया बनाया गया है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक संबंध संहिता 2020 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी है तो 28 सितंबर 2020 को। इस संहिता का जो विस्तार होगा औद्योगिक संबंध संहिता, यह जो है संपूर्ण भारत में लागू होगा और यह संहिता 3 श्रम कानूनों को प्रतिस्थापित करेगी। कौन कौन से कानून हैं वो तो वह है ट्रेड यूनियन 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 को प्रतिस्थापित किया जाएगा और एक नया कानून है जिसका नाम है औद्योगिक संबंध संहिता 2020। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन 2020।
तो ये जो विधेयक है इसको भी 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। और यह संशोधन अधिनियम संशोधित जो करेगा वह विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 को। इस संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 3 में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है? लोक सेवक को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कब हुई है? 26 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम का जो विस्तार होगा वह जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा इस निमित्त अधिसूचित तिथि से ये भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो ये है कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, तो याद रखना कौन सी भाषाएं जो है आधिकारिक होंगी जम्मू कश्मीर की। कश्मीरी है, डोगरी है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट जो संशोधन किया गया है वो है आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्रदान हुई है 26 सितंबर 2020 को। आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 जो लागू हुआ है 5 जून 2020 से। यह जो संशोधन किया गया है वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में किया गया है। नेक्स्ट है किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है वह 24 सितंबर 2020 को। ठीक है, जिसपे कि किसान आंदोलन चल रहे हैं। उक्त अधिनियम जो प्रतिस्थापित करता है वह किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर आधारित जो अध्यादेश 2020 को। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम जो लागू हुआ है वो भी 5 जून 2020 से। किसान सशक्तिकरण एवं सुरक्षा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम 2020 कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में एक ढांचा जो प्रदान करता है वह किसानों के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु। अधिनियम के जो प्रावधान प्रभावी होंगे वह सभी राज्य APMC कानूनों पर, APMC दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन से पहले एक कृषि समझौते का प्रावधान करता है जिसका उद्देश्य प्रायोजकों को किसानों को सुविधा प्रदान करना है कृषि उत्पाद बेचने में। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने अपनी जो सहमति प्रदान की है 24 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम प्रतिस्थापित किसको करता है? तो कृषि उपज व्यापार एवं विपणन संवर्धन एवं सरणीकरण अध्यादेश 2020 को। कृषि उपज व्यापार एवं विपणन अधिनियम 2020 लागू कब हुआ है? तो यह भी 5 जून 2020 से। विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार समिति कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों के उपज के अवरोध मुक्त व्यापार को सुलभ बनाता है। तो वो है कृषि उपज व्यापार एवं विपणन अधिनियम 2020। यह अधिनियम भी प्रभावी जो होगा वह राज्य APMC अधिनियमों पर आधारित होगा। यह अधिनियम विनिर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र में किसानों को उपज हेतु अनुमति देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन, देखिए जो कृषि वाले तीनों बिल हैं इनको जरूर याद रख लेना, नाम ठीक है क्योंकि नाम अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो विधेयक लाए गए हैं किसान कृषि से रिलेटेड वो नहीं है, तो तीनों बिल को जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो संशोधन किया गया है वो मंत्रियों के वेतन और भत्ते से रिलेटेड है। तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा सहमति प्रदान हुई है 23 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम द्वारा मंत्रियों के व्यय विषयक भत्ते में 30% की कटौती की गई है जो कि प्रभावी मानी जाएगी
1 अप्रैल 2020 से, और यह कटौती जो प्रभावी रहेगी वह 1 वर्ष तक, यानी आप कह सकते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक 1 वर्ष होगा। ठीक है। आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है 21 सितंबर 2020 को। इस अधिनियम के द्वारा इन 3 आयुर्वेद संस्थानों की विलय का प्रस्ताव किया गया है। तो 3 आयुर्वेद जो संस्थान हैं कौन कौन से हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जामनगर। तो ये तीनों के तीनों जामनगर के इंस्टीट्यूट हैं। तो इन तीनों संस्थानों को जो है वो विलय का प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा इस संस्थान की जो स्थापना का प्रस्ताव किया गया है उसका नाम होगा आधुनिक आयुर्वेद संस्थान। भारतीय चिकित्सा प्रणाली हेतु राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2020 जो सहमति प्राप्त हुई है 20 सितंबर 2020 को। भारतीय चिकित्सा तंत्र हेतु राष्ट्रीय आयोग का जो मुख्यालय होगा, राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय भारतीय चिकित्सा तंत्र के लिए तो कहाँ है? यह नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट जो संशोधन किया गया है वो वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की है 19 सितंबर 2020 को। और इस अधिनियम के द्वारा जो संशोधन किया गया है वो इस अधिनियम के अधीन जो केंद्र सरकार गठित करेगी वह एक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। अब थोड़ा अन्य मिसलेनियस विधिक को देख लेते हैं और इसी के साथ ही हमारा विधिक परिदृश्य फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के द्वारा लॉन्च की गई जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान पोर्टल है उसका नाम क्या है? तो नाम है सुपेश। ठीक है। सुपेश का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसका जो पूर्ण रूप है वह है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ठीक है। तो सुपेश का फुल फॉर्म याद रखना है। तो याद ये रखना है कि जो सुपेश है वह एक आर्टिफिशियल आधारित अनुसंधान पोर्टल है और इस पोर्टल को भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने 20 अगस्त 2020 को मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ट्वीट करने पर न्यायालय की अवमानना का दोषी जो माना है वह प्रशांत भूषण को, जो 1 रुपये की बात आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा। उच्चतम न्यायालय ने 7 दिसंबर 2020 को घृणा फैलाने वाली भाषा दैट इज हेट स्पीच के संबंध में जो निर्णय सुनाया है वो है अमीश देवगन बनाम भारत संघ के मामले में। अमीश देवगन, ठीक है, अमीश देवगन वही हैं पत्रकार न्यूज़ 18 वाले, समझ रहे हैं। तो ये बनाम प्लस भारत संघ के मामले में इस निर्णय को सुनाने वाली जो पीठ रही उसके न्यायाधीश थे A.M. खानविलकर एवं संजीव खन्ना। इस मामले में न्यायालय ने इनके बीच अंतर को जो प्रतिस्थापित किया वो मुक्त भाषण और घृणास्पद भाषण के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करना, पक्ष रखना या आलोचना करना वह एक मुक्त भाषण है। ठीक है। तो सरकारी नीतियों पर अगर आप आलोचना कर रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो तो आप फ्री स्पीच के रूप में उसको स्वीकार कीजिए। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसी लक्षित समुदाय या समूह के प्रति घृणा पैदा करना या फैलाना वह घृणास्पद भाषण के रूप में माना जाएगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दिया। नेक्स्ट पॉइंट है शाहीन बाग धरना प्रदर्शन के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया वो 7 अक्टूबर 2020 को, और इसमें कहा गया कि सड़क बंद कर धरना प्रदर्शन को उच्चतम न्यायालय ने जो माना है वो अस्वीकार्य कहा है। ठीक है, यह सही नहीं है सड़क पर बंद करके धरना देना। उक्त धरना प्रदर्शन जो हो रहा था वह नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में CAA। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो विधिक परिदृश्य रहा वह इस वीडियो में फिनिश हो जाता है। अगला जो लेक्चर होगा आपका वह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही घंटा बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसी कोई वीडियो अपडेट अपलोड हो चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।